अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अगला सेक्शन नहीं, सॉरी, अगला सेक्शन नहीं, अगला आपके पास चैप्टर है इसी सेक्शन का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें हमने डिस्कस की थी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इवेल्युएट करना है, बल्कि नहीं, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग आप कह रहे हो। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हमने देखी थी, जो लास्ट हमारा टॉपिक था, जैसे लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ डिसीजन मेकिंग करना, फिर रेलिवेंट कॉस्टिंग, फिर एक अगला एक छोटा सा टॉपिक है, उसका भी मैं आपको रिकॉर्ड लेक्चर भेजूंगा। बिल्कुल ही छोटा सा वो टॉपिक है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ये हमने की थी लास्ट टॉपिक में। ये वाला जो टॉपिक है इसमें हमने करनी है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है वो असल में सारी इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड होती है। ठीक है, कि हमने कोई कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं हम पैसे, उधर से हमने देखना है कि कहाँ कितना हमें रिटर्न मिलता है, कितने हमें पैसे वापस मिलते हैं, कितने हमारी कमाई होती है। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं, $1,000। इन्हें अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक अकाउंट में डालता हूँ तो वो कोई ना कोई इंटरेस्ट मुझे पे करता है। तो फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद ये अमाउंट हो जाता है 1,05,1,005 डॉलर का। तो मेरा रिटर्न कितना हुआ, $5। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह बिजनेस पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे अप्रेज करना है। अप्रेज करने का मतलब असल में इवेल्युएट करना ही होता है, या चेक करना कि कैसे, कि कैसी है ये इन्वेस्टमेंट, क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये चीज़ असल में अप्रेजल होती है। तो सब, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वाले हम टॉपिक पे मजीद जाने से पहले हम एक सिंपल सा जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है, जो होती है बैंक में इन्वेस्टमेंट, उसको हम देखेंगे कि उसे कैसे एवेल्युएट करना है। तो बैंक जो है वो दो तरह के आपको इंटरेस्ट रेट पे करता है। एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। एक सेकंड में डाटा इकट्ठा कर लूँ। अच्छा, बल्कि इन दोनों पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट है वो किसे कहते हैं। इंटरेस्ट रेट, जो भी आपके पास कोई बंदा अगर लोन ले रहा है कहीं से, जो बारोअर है अगर, तो उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होगी। मतलब है कि जो पैसे उसने लिए हैं, जो लोन उसने लिया है, तो उस पे जो उसे उसे कॉस्ट पे करनी पड़ी है, तो वो असल में इंटरेस्ट रेट है। दूसरा, जो आपके पास इंटरेस्ट जो रिसीव कर रहा होता है, तो उसके लिए क्या है, अमाउंट अर्नड फ्रॉम इन्वेस्टिंग। मतलब आपने फॉर एग्जांपल बैंक में आपने पैसे इन्वेस्ट किए, बैंक ने आपको इंटरेस्ट पे किया, तो आपके लिए क्या है कि आपने वो अमाउंट अर्न किया है इन्वेस्टमेंट करके। इसी तरह अगर आप बैंक से लोन लेते हो, तो आपको ने जो इंटरेस्ट बैंक को जो पे किया है, तो वो असल में आपके लिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। पैसे जो आपने लिए थे बैंक से, जो आपने लोन लिया था, उस पर क्या कॉस्ट आई थी आपकी, वो है असल में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कॉस्ट। ठीक है। तो अब बारोअर के लिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, अमाउंट अर्न फ्रॉम इन्वेस्टिंग ये आपके पास है जो इन्वेस्टर उसके लिए। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम चलते हैं। दो तरह के जो इंटरेस्ट रेट हैं, सिंपल इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे आपके पास होता है सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड ईच ईयर। हर साल एक ही अमाउंट का आपको इंटरेस्ट मिलता है या आप पे करते हो। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब फार्मूला असल में आपने कैलकुलेट क्या करना होता है कि आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या है। आपने फॉर एग्जाम्पल, बल्कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, उस क्वेश्चन को हम समझेंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है,
Huzaifa puts 2000 in a bank which pays 5% simple interest. How much money Huzaifa will have after 3 years? हुजैफा ने $2000 बैंक में डाले, जो बैंक आपको 5% सिंपल इंटरेस्ट पे करता है। तो अब हुजैफा के पास 3 साल बाद क्या अमाउंट होगा? तो आपने असल में क्या अमाउंट फाइंड करना है? फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो ये जो आपको मैं फार्मूला लिख रहा हूँ वो फ्यूचर वैल्यू का है। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। सॉरी, तो जो अब एफ है यहाँ पे इस फार्मूले में, ये होगी फ्यूचर वैल्यू हमारी, इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय, पी है प्रिंसिपल, मैं आपको लिख देता हूँ ये सारी चीजें, मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी, पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हर एक जो आपके पास लेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो आपका एफ है वो क्या है, पी क्या है, आर क्या है, और एन क्या है। फ्यूचर वैल्यू है एफ, पी प्रिंसिपल, या आप इसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह दो, कि जो अमाउंट आपने असल में इन्वेस्ट किया बैंक के अंदर, जो अमाउंट हुजैफा इन्वेस्ट कर रहा है बैंक के अंदर, ये वो अमाउंट है। प्रिंसिपल भी इसे कहते हैं, या ऐसे प्रेजेंट वैल्यू कह दो कि अभी की वैल्यू क्या है। और आर है इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट। एन है नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह। तो फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो इज इक्वल टू, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सॉल्यूशन, पी हमारे पास है, प्रिंसिपल क्या है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो क्या है, 2000 का। हुजैफा पुट्स 2000 इन ए बैंक, मतलब है कि इन्वेस्टमेंट उसकी क्या है, पी क्या है, 2000, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, इंटू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे क्या है, 3 साल, तो मल्टीप्लाई बाय 3, ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें से आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, वो 300 है। ये 300 का जो अमाउंट है इंटरेस्ट का, ये ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है इस फार्मूले से। मतलब आपके पास जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अगर आपने इंटरेस्ट का अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो ये होगा पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन, वेयर पी है प्रिंसिपल या वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर प्रेजेंट वैल्यू। आर है और एन है हमारे पास इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रेट, और ये है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स। तो हम यूज कर लेते हैं इस फार्मूले को। अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि आपका ये
इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या करता है, रिसीव करता है। तो टी हमारे पास क्या है, 2000 प्रिंसिपल या इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2000 है, मल्टीप्लाई बाय आर है हमारे पास 5%, मल्टीप्लाई बाय एन है 3 ईयर्स। तो ये हमारे पास 300 आ गया इसका आंसर। इस फार्मूले को मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास एक पूरा ये मैं वर्कशीट जो है आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए मैंने सारे फार्मूले लिख दिए हैं और साथ में एग्जाम्पल भी लिख दी है। अब चलते हैं कंपाउंड रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे। सिंपल इंटरेस्ट रेट पे क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड ईच ईयर, या आप इसे ऐसे लिख दो, इंटरेस्ट इज द सेम ईच ईयर, इज द सेम अमाउंट ईच ईयर। ठीक है, हर साल में एक ही अमाउंट आपको इंटरेस्ट का मिल रहा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता है हर साल में। असल में क्या हो रहा होता है कि आपने जो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 हमने साल के शुरू में हमने इन्वेस्ट किए, सॉरी 1000 हमने इन्वेस्ट किए साल के शुरू में, इस पे हमें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। अच्छा, पहले साल का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बेशक सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आपको सेम ही अमाउंट रिसीव होता है इंटरेस्ट का। ठीक है, तो फाइव तो दोनों में मतलब एक कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सिंपल इंटरेस्ट में भी हमारा पास कितने रह जाए, कितने हो जाएंगे पैसे साल के आखिर में, 1005। अच्छा, अब दूसरे साल में लेकिन डिफरेंट इंटरेस्ट आपके पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में और सिंपल इंटरेस्ट रेट में। असल में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको फॉर एग्जाम्पल 1000 आपने इन्वेस्ट किए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ इस तरह का, $1000 इज इन्वेस्टेड फॉर 5 years। सबसे पहला केस हम देख लेते हैं कि अगर ये वाला अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट था, 5% सिंपल इंटरेस्ट इज पेड, तो फिर क्या होगा, तो फिर पहले साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू 1000 का 5%, ये हमें इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा होगा। एक सेकेंड, 5, ठीक है, ठीक है, सही है। तो दूसरे साल में क्या मिलेगा, 1000 का 5%, सेम अमाउंट। तीसरे साल भी 50 मिलेगा हमें, चौथे साल भी 50 मिलेगा, पांचवें साल भी 50। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे पेमेंट होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेड, तो फिर क्या होगा, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इंटरेस्ट अमाउंट पहले साल हमें सेम मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सिंपल इंटरेस्ट में भी। दूसरे साल लेकिन चेंज आएगा, दूसरे साल में असल में क्या होगा, यहाँ पे आपको जो अमाउंट आपको इस साल के आखिर में आपके पास कितना अमाउंट हो गया था, आपको इंटरेस्ट का आपने मतलब कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ था, 1000 का आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, प्लस आपको इस पर इंटरेस्ट मिला 50 का, तो आपके पास टोटल अमाउंट क्या हो गया, एक फर्स्ट ईयर के आखिर में, पहले साल के आखिर में आपके पास टोटल अमाउंट क्या हो गया, 1050। ठीक है, मतलब आपने 1000 इन्वेस्ट किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, 1000 आपने इन्वेस्ट किए थे और आपने उस पर 5% का आपको इंटरेस्ट मिला साल के आखिर में, तो $50 का आपको इंटरेस्ट मिला। तो आपके पास इस साल के आखिर में 1050 का अमाउंट आपके पास हो गया। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि जो 50 आपको मिला है, $50 जो आपको मिला है, ये आपका फिर से इन्वेस्ट हो गया है उसी अकाउंट के अंदर। तो अब क्या होगा, मतलब आपको इंटरेस्ट जो है वो 1000 पे नहीं मिल रहा होगा, अगले साल में 1050 पे मिल रहा होगा, अगले साल भी बिल्कुल इसी तरह होगा।
आपके पास आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको 1000 पे नहीं मिल रहा। अब आपको वो मिलेगा 1000 +50 +52.5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5%। अगले साल ये सारे अमाउंट फिर से री इन्वेस्ट हो जाएंगे, उस पर इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा। तो इस तरह से असल में होता है कि आपके पास जो अमाउंट है जो आपको इंटरेस्ट का मिल रहा होता है वो फिर से री इन्वेस्ट हो जाता है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, अब ये मैं आपको इतना मतलब मुश्किल नहीं, इस तरह से मैंने आपको ये बताया है, मतलब ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी कैलकुलेट करना वो ज़्यादा आसान है। एक जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा वो ज़्यादा आसान होगा उससे यूज़ करना। तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही कई फार्मूला है, मैं आपको लिख देता हूँ वो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, ये मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अर्न टिल डेट ऑन डेट प्रिंसिपल। ठीक है, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हर साल, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका मेन अमाउंट है उसकी उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, प्लस जो इंटरेस्ट आपने अभी तक अर्न किया है उस पे भी आपको फिर से इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो इंटरेस्ट पे असल में इंटरेस्ट मिल रहा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो एक और मैं यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ, इंटरेस्ट अर्नड इज री इन्वेस्टेड एंड स्टेज इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, ये काम सिंपल इंटरेस्ट रेट में नहीं होता। अब मैं आपको फ्यूचर वैल्यू, अब वही वाले इसी क्वेश्चन पे आते हैं। Zephyr puts 2000 in a bank which pays 5%। अब इस बार होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हाउ मच मनी हुजैफा विल हैव आफ्टर 3 years। 3 सालों बाद हुजैफा के पास कितने पैसे हो जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है असल में कि एक साल के आखिर में जो अमाउंट मिल रहा है इंटरेस्ट का वो फिर से री इन्वेस्ट हो रहा है। तो मतलब दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट जो पे होगा वो 2000 पे भी होगा, प्लस जो इंटरेस्ट आप उसको मिल चुका है पहले साल के आखिर में उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, जिस तरह से हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट रेट में हमने फार्मूला लिखा था फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इसी को मैं असल में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे। ओहो। ठीक है, जो ऊपर लिखा था मैंने सारा कुछ कॉपी पेस्ट किया, मैं सिर्फ आपको चेंजेस करके दिखा रहा हूँ कि इन दोनों फार्मूले में चेंज चेंज डिफरेंस क्या है। तो फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे p मल्टीप्लाई बाय 1 + r मल्टीप्लाई बाय n, ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे होगा p मल्टीप्लाई बाय 1 + r ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर n। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल में ऊपर वाला डल जाता है लेकिन ये ज़्यादा आसान है रेज टू पावर को मेंशन करने का। वैसे आप ये जो ऊपर एक छोटा सा लिखा होता है ना पावर, पावर का जो साइन पावर जिस तरह से लिखते हैं तो असल में आपने उस तरह से करना है। एन असल में उस तरह से है, यहाँ पे पावर है। ठीक है, तो 1 + r रेज टू पावर n। तो इन दो फार्मूले को आप कंपेयर करो, तो ये डिफरेंस है इन दो फार्मूले में। यहाँ पे 1 + r मल्टीप्लाई बाय n हो रहा है, यहाँ पे 1 + r ब्रैकेट है में है पहले, फिर रेज टू पावर n हो रहा है। ठीक है, तो इसको अब मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे एफ बिल्कुल फ्यूचर वैल्यू है, प्रिंसिपल पी प्रिंसिपल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या प्रेजेंट वैल्यू, आर आपके पास है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, एन है नंबर ऑफ पीरियड्स। तो बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, अब इस फार्मूले को हम यूज करते हैं, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी।
क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, असल में फ्यूचर वैल्यू आपसे मांग रहा है कि 3 सालों बाद कितने आपके पास पैसे हो जाएंगे अगर हुजैफा ये वाली इन्वेस्टमेंट करता है तो इज इक्वल टू, बिल्कुल इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है, पी, पी क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में 2000, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर क्या है 5%, रेज टू पावर एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स 3 साल, एंटर। ये आपके पास आ गया फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, इसमें नॉर्मली आपसे इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं पूछा जाता, तो अगर आपने फाइंड करना हो तो आप डायरेक्टली माइनस करके फाइंड कर सकते हो। कितना होगा, होगा वो 315.25। ठीक है, तो ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है। मैं देख लूँ इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई, बस ठीक है। तो ये आपके पास ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के बीच में जो डिफरेंस है ये आपको करना आ गया। इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जो किट किट के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो करने हैं, ठीक है। तो ये आपने कल की क्लास में आने से पहले लाजमी कंप्लीट कर लेना है।